इक्विवेलेंट कंसेप्ट। इक्विवेलेंट कंसेप्ट, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि इक्विवेलेंट कंसेप्ट इनडायरेक्ट वे का मोल कंसेप्ट ही है, लेकिन इससे हम लोग सवाल को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। खैर, the mass of one equivalent of substance will be called as equivalent weight। वर्ड इक्विवेलेंट भी एक तरह का यूनिट ही है। जैसे मोल एक यूनिट था, वैसे ही इक्विवेलेंट भी यूनिट है, लेकिन ये इक्विवेलेंट कोई नंबर जैसे अवोगाड्रो नंबर ऐसे से कोई रिलेशन नहीं रखता। इक्विवेलेंट भी एक यूनिट ही है। जैसे एक मोल यूनिट था, मोल से हम लोग क्या करते थे कि सब्सटेंस का क्वांटिटी एक्सप्रेस करते थे। 1 मोल, 10 मोल, 20 मोल, आधा मोल। यहां पर भी हम लोग सब्सटेंस का क्वांटिटी ही हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। 1 इक्विवेलेंट, 10 इक्विवेलेंट, 20 इक्विवेलेंट सब्सटेंस। इक्विवेलेंट का ओवरऑल आइडिया ये है कि जैसे मान लो तुमसे बोले कि अरे 6 मैंगो इज इक्विवेलेंट टू 3 बनानास, मान लो बोल दिए, तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर मेरे पास 12 मैंगोज होगा तो वो 6 बनाना के इक्विवेलेंट हो जाएगा। इक्विवेलेंट करना, बात समझ में आ रहा है? उसी तरह से हम बोलेंगे मान लो कि 1 मोल में 5 इक्विवेलेंट है। 1 मोल मतलब 5 इक्विवेलेंट है यहां पर। वहां पे 1 मोल मान लो बोले 3 इक्विवेलेंट है यहां पर। माने उसको इक्विवेलेंट से ट्रीट करना, बराबर करना। हम अपने हिसाब से एक यूनिट डिसाइड कर लिए इक्विवेलेंट। बात समझ में आ रहा है? क्या भाई इतने को आप 1 इक्विवेलेंट मान लीजिए, इतने को आप 2 इक्विवेलेंट मान लीजिए। इक्विवेलेंट के बराबर मानेंगे और वही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट में हम लोग बात करेंगे। समझ में आ रहा है? एक इक्विवेलेंट सब्सटेंस का मास इक्विवेलेंट वेट के बराबर कहलाएगा। जैसे 1 मोल का मास मॉलिक्यूलर वेट होता है, उसी तरह 1 इक्विवेलेंट का मास इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। What is equivalent weight of the substance? Equivalent weight is basically molecular weight or atomic weight divided by n factor, या इसको हम लोग वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। हम इसको n फैक्टर नाम से जानेंगे। हर सब्सटेंस का एक अपना n फैक्टर होगा। उस n फैक्टर से अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं मॉलिक्यूलर वेट को, that becomes equivalent weight of the substance. What is equivalent weight? The mass of one equivalent of the substance will be called as equivalent weight. Fine. Note करो, equivalent weight of any substance is that mass. Equivalent weight of any substance is that mass. Equivalent weight of the substance. Equivalent weight of any substance is that mass which either combines with or can liberate, which either combines with or can liberate, which either combines with or can liberate, which either combines with or can liberate 1 gram of hydrogen gas or 1 gram of hydrogen gas or 8 gram of oxygen gas or 8 gram of oxygen gas or 35.5 gram of chlorine gas। ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है इक्विवेलेंट वेट का। इक्विवेलेंट वेट ऐसा मास है जो कि ऐसा मास है किसी सब्सटेंस का जो कि या तो वो 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता हो कंप्लीटली, या किसी रिएक्शन में 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता हो। हाइड्रोजन नहीं है तो ऑक्सीजन के से भी सोच लो, 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ वो जुड़ रहा हो या 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस लिबरेट करता हो। ऑक्सीजन भी नहीं है तो चलो क्लोरीन, तो क्लोरीन गैस के साथ 35.5 ग्राम क्लोरीन गैस के साथ कंबाइन करता हो या 35.5 ग्राम क्लोरीन गैस लिबरेट करता हो। ये डेफिनेशन बहुत ही लिमिटेड है बेटा। लिमिटेड मतलब जहां हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन नहीं है, तीनों नहीं है, तो फिर इक्विवेलेंट वेट हम कैसे बताएंगे? तो ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन आया था कि भाई ये वो सब्सटेंस है मास का
वो मास है सब्सटेंस का जो 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता हो या लिबरेट करता हो, या 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। डेफिनेशन के अनुसार तुम पहले सबसे पहले ऐसे समझो, Mg प्लस O2 कंबाइंस टू फॉर्म MgO, बैलेंस कर 2 ऑक्सीजन 2 Mg, बैलेंस रिएक्शन हो गया। ये हम बोल सकते हैं कि 1 मोल ऑक्सीजन के साथ 2 मोल मैग्नीशियम कंबाइन करता है। 1 मोल ऑक्सीजन मतलब 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ मैग्नीशियम, इतना ग्राम कंबाइन करता है। 2 मोल मैग्नीशियम मैंने कितना ग्राम, 2 इंटू एटॉमिक वेट। देयरफॉर हम निकाले कि 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कितना ग्राम कंबाइन करेगा, तो 2 इंटू ए डिवाइडेड बाई 32 गुने 8, 8 4 2 आ गया एटॉमिक वेट बाई 2, यही हो गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम। डेफिनेशन के अनुसार मैंने ये निकाल लिया कि अगर अब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके MgO बनाता है तो यार 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कितना ग्राम मैग्नीशियम कंबाइन करेगा, वो कहलाएगा इसका इक्विवेलेंट वेट। जैसे मान लो तुमसे बोले कि जिंक प्लस H2SO4 रिएक्ट्स टू फॉर्म ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, ये अपने आप में बैलेंस्ड रिएक्शन है। बोले 1 मोल हाइड्रोजन लिबरेट होता है जब 1 मोल जिंक रिएक्ट करता है। अब लिबरेट में बात कर रहे हैं, यहां कंबाइन में बात किए थे, यहां लिबरेट में बात कर रहे हैं। 2 ग्राम हाइड्रोजन लिबरेट होता है जब एटॉमिक वेट ऑफ जिंक इन ग्राम रिएक्ट करता है। 1 मोल जिंक का मतलब एटॉमिक वेट इन ग्राम, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन जब लिबरेट करेगा तो कितना ग्राम रिएक्ट करा होगा, A/2। यहां भी A/2 आ गया, यही A/2 क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट वेट। Equivalent weight of any substance is that mass which either gets combined with or can liberate 1 gram of hydrogen or 8 gram of oxygen or 35.5 gram of chlorine। कोई जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ जिंक के लिए निकालें, हम चाहें तो H2SO4 का भी इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं इसी कंसेप्ट से कि जब 1 मोल हाइड्रोजन लिबरेट होता है तो 1 मोल H2SO4 रिएक्ट करता है। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन जब रिएक्ट करेगा तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा ना, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई, क्योंकि 1 मोल मैंने 2 ग्राम हाइड्रोजन लिबरेट होता है जब मॉलिक्यूलर वेट रिएक्ट करता है तो 1 ग्राम हाइड्रोजन लिबरेट होगा मॉलिक्यूलर वेट बाई 2, ये हो गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। समझ आ रहा है? तो जब भी हम लोग इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करते हैं इस डेफिनेशन के अनुसार तो हमारा इक्विवेलेंट वेट आता है एटॉमिक वेट बाई सम नंबर या मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई सम नंबर, और उसी नंबर को हम क्या बोल दिए, n फैक्टर। तो इन जनरल किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट जो होगा वो एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई सम नंबर होगा, एंड दैट नंबर इज कॉल्ड n फैक्टर। That number is called n factor। कॉपी करो जल्दी। So molecular weight by n factor, atomic weight by n factor। एलिमेंट है तो एटॉमिक वेट बाई n factor, अगर कंपाउंड या आयन है तो molecular weight by n factor दे देगा इक्विवेलेंट वेट। खैर, जिस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे, मास गिवन इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट, ऐसे करके निकालते थे नंबर ऑफ मोल। सेम उसी तरीके से अब निकालेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स विल बी इक्वल टू मास गिवन इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, मास गिवन इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। इस तरीके से हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। अब इसी को थोड़ा और चेंज कर रहे हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स विल बी इक्वल टू मास गिवन इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट क्या है, एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। यहां लिख दिए एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर, तो डिवाइडेड बाय n फैक्टर यहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा। ये क्वांटिटी क्या बन गया, ये ऊपर वाला मास गिवन डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल, मतलब कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स
is always equal to number of moles multiplied by n factor. दोनों तरफ 1000 से गुणा कर दिए तो बन गया नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट. नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मिली मोल्स मल्टीप्लाइड बाय n factor. Number of millimoles multiplied by n factor is number of milli equivalents. बिल्कुल छोटा सा रिएक्शन फिर से 2 mg plus O2 giving 2 MgO. ये बैलेंस रिएक्शन था. अरे जब हम इक्विवेलेंट वेट सबका निकाले तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन का मास कितना माने थे? 1 ग्राम, 8 ग्राम और 35.5 ग्राम. बेसिकली इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन इज 1 ग्राम. इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 8 ग्राम. ये पहले फिक्स कर दिया गया. इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl2 इज 35.5 ग्राम. इक्विवेलेंट वेट का मतलब दे आर द मास ऑफ वन इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस. एक इक्विवेलेंट हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम, एक इक्विवेलेंट ऑक्सीजन का मास 8 ग्राम और एक इक्विवेलेंट Cl2 का मास 35.5 ग्राम. इसको फिक्स कर दिया गया, इसलिए इसका डेफिनेशन ऐसा बना इक्विवेलेंट वेट का. अब ऐसे समझना कि यार हमें पता है कि 2 मोल मैग्नीशियम 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल MgO देता है. अगर हम इक्विवेलेंट में बात करें, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आया था? एटॉमिक वेट बाई 2 आया था. तो n फैक्टर इसका कितना हो गया? 2. मोल में जब n फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट. तो 2 मोल मैग्नीशियम मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या दे देगा? 4 इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम देगा कि नहीं देगा? इसका एटॉमिक वेट क्या निकाले थे? इक्विवेलेंट वेट क्या निकाले थे? एटॉमिक वेट बाई 2. n फैक्टर क्या हो गया? 2. मोल में जब हम n फैक्टर गुणा करते हैं तो क्या मिलता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट. 2 मोल मैग्नीशियम माने कितना इक्विवेलेंट? 4 इक्विवेलेंट. 1 मोल ऑक्सीजन मतलब कितना इक्विवेलेंट? तो ऐसे समझ, 1 मोल ऑक्सीजन का मतलब कितना ग्राम? 32 ग्राम. 32 ग्राम ना. और इस 32 को अगर इसके इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देंगे, मास को जब इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट. तो 32 बटे ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना? 8 से डिवाइड कर दिया तो इसका कितना इक्विवेलेंट आ गया? 4. उसी तरीके से इसका भी करोगे तो आएगा 4. इक्विवेलेंट कंसेप्ट पढ़ने के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट कारण यह है कि हमेशा इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट. 4 के साथ रिएक्ट करके 4 और 4 ही देगा. समझ में आ रहा? बराबर. आगे लिखो लॉज ऑफ इक्विवेलेंट. ये कॉपी मत करना, हम लिखवा देंगे सब. लॉज ऑफ इक्विवेलेंट. n फैक्टर को वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं सिर्फ एलिमेंट के केस में, और किसी केस में नहीं. वैलेंसी एलिमेंट के लिए डिफाइंड, इसलिए इसको इन जनरल n फैक्टर ही नाम से जानना. लॉज ऑफ इक्विवेलेंट. लॉज ऑफ इक्विवेलेंट पहला पॉइंट इसमें लिखो. In any chemical reaction, always, in any chemical reaction, always, in any chemical reaction, always, equal number of equivalents reacts together. Equal number of equivalents reacts together to form equal equivalents of the product.
equal equivalents of the reactants react together to form equal equivalents of the product. लॉज ऑफ इक्विवेलेंट का पहला पॉइंट कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ध्यान देना, मान लें हम लिखे ए ऑफ ए, बी ऑफ बी, रिएक्ट किया सी ऑफ सी, डी ऑफ डी, छोटा लेटर यहां स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। अब ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का हमारे लिए कोई इस्तेमाल नहीं है, हम लोग सारे सवाल को बिना बैलेंस किए करेंगे। लॉ कहता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ए रिएक्टेड will be equal to the number of equivalents of B reacted will be equal to the number of equivalents of C formed equal to number of equivalents of the D formed. बाई चांस मेरे को पता चल गया कि 10 इक्विवेलेंट D बना है, तुरंत बोलेंगे 10 इक्विवेलेंट A रिएक्ट किया था। पता चल गया कि A 10 इक्विवेलेंट रिएक्ट किया था, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हमको पता है कि नंबर वो मोल मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर। अगर हमको इक्विवेलेंट पता चल गया ए का 10, तो कितना मोल ए का रिएक्ट किया, एन फैक्टर से डिवाइड कर दे, ए का एन फैक्टर से डिवाइड कर दे, मोल पता चल गया, मास पता चल गया, बिना बैलेंस किए सीधे इस पोजीशन से इस पोजीशन, क्योंकि सब 10-10 रिएक्ट किया है और 10-10 बना है। 10 इक्विवेलेंट अगर ये बना तो 10 इक्विवेलेंट ये भी बना होगा, 10 इक्विवेलेंट ये भी रिएक्ट किया होगा, 10 इक्विवेलेंट ये भी रिएक्ट किया होगा। Always equal equivalent of the reactant react together to form equal equivalent of the product. Number of moles, number of equivalent of A reacted is equal to B reacted is equal to C formed is equal to D formed. समझ में आ रहा? दूसरा पॉइंट लिखो इसमें, दूसरा पॉइंट कहता है कि इन एनी कंपाउंड AXBY, इन एनी कंपाउंड AXBY, AXBY एक कंपाउंड है, ए बी एलिमेंट भी हो सकते, ए बी आयन भी हो सकते। जैसे मालूम तुमसे बोले Mg3N2 एक कंपाउंड है, ए मैग्नीशियम, बी नाइट्रोजन, X3Y2, और हो सकता है कि NH4 का होल ट्वाइस SO4 भी कंपाउंड है। तो यहां A हो गया NH4 प्लस, B हो गया SO4 2 माइनस, A हो गया NH4 प्लस, B हो गया SO4 2 माइनस, X हो गया 2, Y हो गया 1, क्योंकि सल्फेट अपने आप में एक एंटिटी है। इन एनी कंपाउंड AXBY, the number of equivalents of AXBY taken is always equal to the number of equivalents of A present is also equal to the number of equivalents of B present. अगर हम 10 इक्विवेलेंट Mg3N2 लेते हैं तो उसमें 10 इक्विवेलेंट Mg होगा और 10 इक्विवेलेंट N होगा। अगर हम 10 इक्विवेलेंट अमोनियम सल्फेट लेते हैं तो उसमें 10 इक्विवेलेंट अमोनियम होगा और 10 इक्विवेलेंट सल्फेट होगा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ AXBY टेकन इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ A प्रेजेंट विल बी ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ X और Y से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग मोल में काम ही नहीं कर रहे, हम लोग तो इक्विवेलेंट में काम कर रहे। एक मोल AXBY लेते तो उसमें X मोल A होता और Y मोल B होता। मोल में बात करेंगे तो, इक्विवेलेंट में बात कर रहे हैं कि अगर हम एक इक्विवेलेंट AXBY ले लें तो उसमें एक ही इक्विवेलेंट A होगा और एक ही इक्विवेलेंट B होगा। कॉपी कीजिए। अब देखो, मान लो एक कंटेनर में एक इक्विवेलेंट AXBY रखा हुआ है, हम तुमसे बोले इसका टोटल मास बता, तो ठीक है, डेफिनेशन कहता है कि एक इक्विवेलेंट का मास हमेशा इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है। तो हम बोले कि अरे इसका टोटल मास निकालेंगे तो बाद में, लेकिन इसका टोटल मास जरूर कहलाएगा क्या, इक्विवेलेंट वेट ऑफ AXBY कहलाएगा ना।
हमें पता है कि एक इक्विवेलेंट AX BY अगर हम लिए हैं कंटेनर में, तो इसके अंदर एक इक्विवेलेंट A होगा और एक इक्विवेलेंट B होगा, उसके अनुसार, है कि नहीं? इसका टोटल मास जो होगा वो मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B के बराबर होगा। इसका जो टोटल मास होगा वो मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B के बराबर होगा। ठीक है, अगर इसमें एक इक्विवेलेंट A है तो इसका मास कितना और इसका मास कितना? तो इसके मास को बोलेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ A, इसके मास को बोलेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ B। दोनों को जोड़ेंगे तो मिलेगा टोटल मास, और टोटल मास क्या है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ AX BY। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ AX BY इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ A प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ B। अगला फॉर्मूला, मान लो तुमसे बोले इक्विवेलेंट वेट ऑफ वाटर H2O, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2O विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ H प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ O। 2 से कोई मतलब नहीं है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ अमोनिया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ N प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ H, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg3N2, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ अमोनियम सल्फेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ अमोनियम प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट। Equivalent weight is molecular weight or atomic weight by n factor. N factor can be 1, n factor can be greater than 1, n factor can be, it can be a integer, it can be a fraction, but n factor can never be equal to 0. n factor कभी भी 0 नहीं होता। n फैक्टर अगर 1 हो गया मतलब कि हम बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। n फैक्टर ग्रेटर देन 1 हो गया मतलब कि इक्विवेलेंट वेट इज लेस देन मॉलिक्यूलर वेट, और n फैक्टर अगर ग्रेटर देन 1 हो गया तो इक्विवेलेंट वेट बिकम्स ग्रेटर देन दी मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, इफ n फैक्टर इज लेस देन 1, सॉरी ग्रेटर देन 1, n फैक्टर ग्रेटर देन 1 है। अभी हम पढ़े कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई n फैक्टर होता है कि नहीं? अगर हम नंबर ऑफ मोल को 1 ले लें तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना आएगा? n फैक्टर। तो n फैक्टर का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या डिनोट करता है कि अगर ये एक बक्सा जो है ये 1 मोल है, अगर ये 1 मोल है, 1 मोल में कितने इक्विवेलेंट? n फैक्टर। मतलब कि इस बक्से को n इक्वल पार्ट में बांट दो, n इक्वल पार्ट में बांट दो, या n फैक्टर इक्वल पार्ट में बांट दो। जितने पार्ट में आपने इसको बांटा उतने इक्विवेलेंट्स हो गए। ये पहला इक्विवेलेंट, ये दूसरा इक्विवेलेंट, ये तीसरा इक्विवेलेंट, ये चौथा इक्विवेलेंट, डॉट 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 n फैक्टर इक्विवेलेंट है कि नहीं है? मान लें n फैक्टर 1 2 3 4 5 6, मान लें n फैक्टर 6 है किसी का, तो 1 मोल को 6 इक्वल भाग में बांटे और जो 1 भाग जो निकलेगा वो 1 इक्विवेलेंट कहलाएगा, और वही 1 इक्विवेलेंट का जो मास होगा वो इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। Yes or no? Yes, sir. What is n factor? It is basically the number of equivalent present in 1 mole of the substance. समझ में आ रहा? और एक इक्विवेलेंट उसमें से निकाल के अगर हम उसका मास अगर निकालें तो वो मास क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट वेट। क्लियर है ये चीज? Now, reactions can be of 2 types. एक को कहते हैं हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन, एक को कहेंगे हम लोग नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन are those
in which the oxidation number of the element in a compound changes. रेडॉक्स रिएक्शन वो होता है जिसमें आप कंपाउंड के एलिमेंट्स को देखोगे तो वहां पर उनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो जाएगा। रिएक्टेंट में कुछ अलग, प्रोडक्ट में गया तो कुछ अलग। तो जहां ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आया वो रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नाउ व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। दोनों बात, अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया फाइनली प्रोडक्ट में, मतलब वो रिड्यूस हुआ। अगर किसी एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, मतलब वो रिड्यूस हुआ। मान लो एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर था +5, रिएक्शन के बाद हो गया +3, तो +5 से +3 मतलब रिडक्शन। और +5 से +3 आखिर कैसे हुआ? वो जरूर वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? घटेगा। अगर पॉजिटिव है तो वो कम पॉजिटिव होगा, नेगेटिव है तो और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। -1 से -3 हो जाना भी रिडक्शन। समझ में आ रहा है? ऑक्सीडेशन इट इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर दैट विल बी कॉल्ड एज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीडेशन प्रोसेस। किसी का +2 से +4 हो जाए तो +2 से +4 होना, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन। लेकिन +2 से +4 कैसे हुआ होगा? 2 और इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आ रहा है? अब किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हैपेंस। जैसे A+B रिएक्ट करके दिया प्रोडक्ट, अगर ये रेडॉक्स रिएक्शन है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जरूर हुआ होगा, चाहे A से B में या B से A में। कहीं से इलेक्ट्रॉन निकला और दूसरे ने इलेक्ट्रॉन गेन किया। ऐसे इलेक्ट्रॉन हवा में तो रहेगा नहीं, एक खींचने वाला में मौजूद है और एक देने वाला मौजूद है। डिपेंड कर रहा है कि किसका ताकत ज्यादा है खींचने का। जिसका ताकत ज्यादा है खींचने का वो इलेक्ट्रॉन निकाल के गेन कर लेगा। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के वजह से जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ऑब्वियस ही बात है कि अगर एक गेन कर रहा है तो दूसरा लॉस कर रहा है। जो लॉस कर रहा है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो गेन कर रहा है वो रिड्यूस हो रहा है। हमेशा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता है। ऐसा कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है जो सिर्फ ऑक्सीडेशन हो, या ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं है जो सिर्फ रिडक्शन हो। Reduction and oxidation always happens simultaneously. ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा। अगर एक ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहे और ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाए। तो दोनों लिख लो, ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो या ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लो। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑलवेज हैपेंस साइमल्टेनियसली। अगर कोई रिड्यूस हुआ तो डेफिनेटली कोई ना कोई ऑक्सीडाइज हुआ होगा, अगर कोई ऑक्सीडाइज हुआ तो डेफिनेटली कोई ना कोई रिड्यूस हुआ ही होगा। अकेला एक प्रोसेस कभी नहीं होता। अकेले एक प्रोसेस को हम लोग हाफ रिएक्शन कहते हैं। सिर्फ ऑक्सीडेशन वाला लिख दिया अलग से हाफ रिएक्शन, सिर्फ रिडक्शन वाला लिख दिए हाफ रिएक्शन, जब दोनों को जोड़ के लिख दिए कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन में एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जितना इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा उतना ही ये गेन भी करेगा। नो इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, नो इलेक्ट्रॉन्स आर एक्स्ट्रा गेन्ड।
number of electrons lost will be always equal to the number of electrons gained. हमेशा अगर ए ने 10 इलेक्ट्रॉन दिया तो बी 10 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ही करेगा. So number of electrons lost is always equal to number of electrons gained. रेडॉक्स रिएक्शन होने के पीछे कारण इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर. जिसका इलेक्ट्रॉन खींचने का ताकत ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा दूसरे से. इनडायरेक्टली एक ने गेन किया, दूसरे ने लॉस किया. रेडॉक्स ऑलवेज हैपेंस टुगेदर. क्लियर है ये चीज? ऑलवेज हैपेंस टुगेदर. सेम होता है, बिल्कुल सेम होता है. हम लोग हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर में बात करेंगे जब हम लोग को एन फैक्टर निकालना है. हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट में बात नहीं करेंगे. ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर विल गिव यू द एन फैक्टर. अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर 5/2 आ रहा है तो 5/2 का ही हम लोग इस्तेमाल करेंगे. अलग अलग नहीं कि एक का 6 था, एक का 2 था, एक का 6 था, एक का -1 था. अलग अलग नहीं, हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर के मदद से हम लोग एन फैक्टर निकालेंगे. तो दिमाग में अब एक ही चीज बिठा के रखो, ऑक्सीडेशन नंबर. और जो तरीका निकला लिखे थे ना, सम इज ऑलवेज इक्वल टू 0, वही तरीका से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे हर एलिमेंट का. फॉर एग्जाम्पल एक 2 टिपिकल लिख लो रिएक्शन जो कि रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं. रेडॉक्स रिएक्शन फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आयोडीन रिएक्ट किया Na2H2O3 के साथ, ये दे दिया Na2S4O6 प्लस NaI. फाइन, इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन. और हां, ये भी जरूरी नहीं है कि हर एलिमेंट का ही ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो. कोई एक का चेंज हुआ, कोई दूसरे का चेंज हुआ, मतलब वो रेडॉक्स रिएक्शन है. जैसे यहां पर आयोडीन क्या है 0, यहां आयोडीन क्या है -1. 0 से -1 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा कि घटा. ये हुआ रिडक्शन प्रोसेस. हम लोग बोलेंगे कि आयोडीन रिड्यूस हुआ है. ठीक. यहां पर सोडियम +1 कोई फर्क नहीं. -2 ऑक्सीजन कोई फर्क नहीं. लेकिन यहां सल्फर +2, यहां सल्फर 5/2. समझ आ रहा है? +2.5 +2 से +2.5 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, मतलब ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ. अब ध्यान रहे, हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि सल्फर ऑक्सीडाइज हुआ है. हम लोग बोलेंगे Na2H2O3 ऑक्सीडाइज हुआ है, क्योंकि ये था Na2H2O3 का मॉलिक्यूल. अब इस मॉलिक्यूल में से कौन इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं. हमें पता है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है. Na2H2O3 से इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, तभी तो उसका पॉजिटिव बढ़ रहा है. समझ आ रहा है? एग्जैक्टली सल्फर ही लॉस कर रहा है. लेकिन हम लोग बोलेंगे कि Na2H2O3 क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ. और आयोडीन क्या हुआ, रिड्यूस हुआ. समझ में आ रहा है? आयोडीन इलेक्ट्रॉन गेन किया है 0 से -1 इलेक्ट्रॉन का गेन, तभी वो नेगेटिव हो गया. और यहां पर हुआ इलेक्ट्रॉन का लॉस, ये ऑक्सीडाइज हुआ, ये रिड्यूस हुआ. इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन. सिमिलरली अनदर एग्जांपल, सपोज आई से KMnO4 रिएक्ट किया FeSO4 के साथ. इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 दे दिया K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस वाटर. ठीक है. जब सबका आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, पोटेशियम का तो कोई चेंज होता ही नहीं है. यहां Mn निकला +7 में, यहां Mn निकला +2 में. Mn निकला +7 में और Mn निकला +2 में. यहां से यहां तक ऑक्सीडेशन स्टेट का घटना या पॉजिटिव चार्ज का घटना, मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन होना. चाहे सोचो ऑक्सीडेशन नंबर घट गया या इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया. यहां पर क्या चला, रिडक्शन. आयरन जो यहां पर +2 पे था, यहां आयरन आपको +3 पे दिखेगा. ये FeSO4 के साथ क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स रिएक्शन. क्लियर है?
Non-redox reaction are those where the oxidation number of any element does not change. किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं करेगा। जैसे एसिड बेस रिएक्शन, अगर हम बोले NaOH प्लस HCl रिएक्ट करके NaCl दे दिया प्लस वाटर, ये रिएक्शन हाईली स्पॉन्टेनियस है। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तुरंत हो जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आया, तुरंत सॉल्ट प्लस वाटर बना देगा। अगर गौर से देखो, क्या इसमें किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ है? Na+, ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, हाइड्रोजन +1, हाइड्रोजन +1, Cl-1, Cl-1, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं, फिर भी रिएक्शन हुआ। सच काइंड ऑफ रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। ऑल प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आर नॉन रेडॉक्स। जैसे हम बोले NaCl सोल्यूशन में AgNO3 मिला दिए, तुरंत AgCl का प्रेसिपिटेट बन गया प्लस NaNO3 बन गया। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आर आल्सो वेरी फास्ट, बट यहां पर गौर से देखो, किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर चेंज नहीं किया। रिएक्शन हो गया बिना इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर का, बिना ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हुए। ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ रहा है? क्रोमेट येलो कलर का होता है, इसको H+ एसिड दे दो, ये चेंज हो जाता है डाइक्रोमेट में, Cr2O7। पढ़े हो? वेरी गुड। कैसा प्रोसेस है ये? रेडॉक्स के नॉन रेडॉक्स? तो ऑक्सीजन तो यार -2 में ही है, यहां क्रोमियम का निकालोगे +6, यहां क्रोमियम का निकालोगे +6, इट इज अ नॉन रेडॉक्स प्रोसेस। नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, नॉन रेडॉक्स प्रोसेस। जो कंपाउंड रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसे हम लोग रेडॉक्स कंपाउंड कहते हैं। जो कंपाउंड नॉन रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसे हम लोग नॉन रेडॉक्स कंपाउंड कहते हैं। ठीक? अब रेडॉक्स कंपाउंड का N फैक्टर निकालने का तरीका अलग है और नॉन रेडॉक्स कंपाउंड का N फैक्टर निकालने का तरीका अलग है। तो आपको रिएक्शन देखकर पहले पहचानना पड़ेगा कि सामने वाला रिएक्शन रेडॉक्स है कि नॉन रेडॉक्स है। उसके अकॉर्डिंग रेडॉक्स कंपाउंड, नॉन रेडॉक्स कंपाउंड और दो अलग अलग तरीका में से कोई एक तरीका को लगाना हो। समझ में आ रहा? एक और टिपिकल सा एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल ये है कि H2C2O4 जब KMnO4 के साथ रिएक्ट करता है तो Mn, मान लें H2SO4 भी है, MnSO4 बन जाता और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता। वही H2C2O4 जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है Na2C2O4 प्लस ऑफ वाटर। ठीक? दोनों में हमने सेम कंपाउंड का इस्तेमाल किया, लेकिन रिएक्शन को पहचानो। ये सेकंड वाला रिएक्शन है एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस सॉल्ट वाटर। यहां पर गौर से देखो, C2O4 किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं, इट इज अ नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। लेकिन यहां पर देखोगे तो Mn+7 से +2 पे चला गया, रिड्यूस हो गया, और यहाँ कार्बन जो +3 पे था ये कार्बन +4 पे चला गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया। ये रेडॉक्स रिएक्शन है। तो ध्यान रखना, ये H2C2O4 कहलाएगा रेडॉक्स कंपाउंड और ये H2C2O4 यहां पर कहलाएगा नॉन रेडॉक्स कंपाउंड। यहां इसका N फैक्टर बताने का तरीका अलग है और यहां N फैक्टर उसका बताने का तरीका अलग है। समझ में आ रहा बात?
क्लियर है? रेडॉक्स कंपाउंड कहलाएगा। क्लियर? हेडिंग लिखो, n फैक्टर्स ऑफ नॉन रेडॉक्स कंपाउंड्स। क्या क्या? 100% क्यों नहीं पता चल सकता है? n factor of non-redox compound, non-redox substance। पहला पॉइंट, n factor of any element is always equal to its valency। n factor of any element is always equal to its valency। n factor of any element is always equal to its valency। इसीलिए मैग्नीशियम का जब इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे थे तो एटॉमिक वेट बाई 2 आ रहा था। 2 क्या था मैग्नीशियम का? वैलेंसी। एल्यूमिनियम रख के करोगे तो आ जाएगा एटॉमिक वेट बाई 3, एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3। सेकंड, n फैक्टर ऑफ एनी नॉन रेडॉक्स आयंस इज ऑलवेज इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन आयन का मैग्नीट्यूड। किसी भी नॉन रेडॉक्स आयन, मतलब एक ऐसा आयन है जो नॉन रेडॉक्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसका n फैक्टर हमेशा चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट आयन होता है। जैसे सल्फेट आयन, n फैक्टर कितना? 2। कार्बोनेट आयन CO3 2 माइनस, n फैक्टर 2। हाइड्रोक्साइड आयन, n फैक्टर 1। अमोनियम आयन, n फैक्टर 1। फॉस्फेट आयन, n फैक्टर 3। HSO4 माइनस, n फैक्टर 1। जितने आयन है, C2O4 2 माइनस, n फैक्टर 2। जो चार्ज प्रेजेंट है उसी का मैग्नीट्यूड n फैक्टर के बराबर होता है। कहने का मतलब, अगर कोई मेरे से बोलता कि अरे कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट बता नॉन रेडॉक्स रिएक्शन में, 48 और 12 60, 60 बटे 2 30 मॉलिक्यूलर वेट बाई n फैक्टर। सल्फेट का बताओ, हाइड्रोक्साइड का बताओ इक्विवेलेंट वेट, तो हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट के बराबर, क्योंकि n फैक्टर क्या है? 1। 16 और 1 17। आगे लिखो, n फैक्टर ऑफ नॉन रेडॉक्स एसिड्स, n फैक्टर ऑफ नॉन रेडॉक्स एसिड्स is always equal to the number of replaceable H plus ion per stoichiometric coefficient in a balanced reaction. Number of replaceable H plus ion, number of replaceable H plus ion per stoichiometric coefficient in a balanced reaction. जैसे, और इसी को हम लोग कहते हैं बेसिसिटी। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस क्या होता है? बेसिसिटी। पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब पर मोल। मान ले 2 मोल एसिड रिएक्ट किया था अगर रिएक्शन में, तो जितना H प्लस रिप्लेस हुआ उसको 2 से डिवाइड करोगे तभी तो पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आएगा। और वो 2 से डिवाइड करना मतलब क्या? पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब पर मोल हो गया वो।
जैसे मान लो हम तुमसे बोले कि H2SO4 रिएक्ट किया NaOH के साथ और दे दिया Na2SO4 प्लस वाटर, इसको बैलेंस करो सबसे पहले। तो यहां पर आएगा 2NaOH, Na2SO4 4 हाइड्रोजन, यहां आएगा 2H2O। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि इसमें से कितने H प्लस रिप्लेस हुए। तो H2SO4 था, Na2SO4 बच गया, मतलब सल्फेट से जो 2 हाइड्रोजन जुड़ा था वो दोनों हाइड्रोजन निकल गया। इसका n फैक्टर हम लोग बोल देंगे 2/1। इसका कोफिशिएंट क्या है? तो 1 मोल बोल या पर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलो, बात बराबर है ना। तो पर मोल जितना H प्लस उसका रिप्लेसिएबल है वो उसका n फैक्टर होता है। n फैक्टर कितना आया? 2/1। बात समझ में आ रहा है? सिमिलरली अगर मान लो हम तुम्हारे सामने ऐसे रिएक्शन लिखे, H3PO4 प्लस NaOH is giving NaH2PO4 प्लस ऑफ वाटर, इसका n फैक्टर कितना? तो इससे कितना, इसका 1 मोल मान ले सीधे आप, कोफिशिएंट हटा 1 मोल मान लिए, इससे 1 मोल से कितना H प्लस रिप्लेस हुआ है? तो यार फॉस्फेट के साथ 3 हाइड्रोजन था, यहां देख रहे हैं फॉस्फेट के साथ 2 हाइड्रोजन है, 1 ही H प्लस निकला है, यहां n फैक्टर 1। यही अगर H3PO4 प्लस NaOH, इट गिव्स Na2HPO4 प्लस ऑफ वाटर, Na2HPO4 प्लस ऑफ वाटर, फॉस्फेट के साथ 3 हाइड्रोजन, यहां फॉस्फेट के साथ 1 हाइड्रोजन, 2 H प्लस रिप्लेस हुए, n फैक्टर 2। ध्यान रहे कि इक्विवेलेंट कंसेप्ट इज अ रिएक्शन डिपेंडेंट टर्म। रिएक्शन डिपेंडेंट, मोल रिएक्शन डिपेंडेंट नहीं है। हो सकता है कि हम 10 मोल A का लिए, 10 मोल A का लिए रिएक्शन 1 में, और वही 10 मोल का A लिया गया रिएक्शन 2 में। हो सकता है कि यहां पर 20 इक्विवेलेंट A हो जाए, यहां पर 40 इक्विवेलेंट A हो जाए। समझ आ रहा? अलग अलग रिएक्शन में n फैक्टर अलग अलग, इक्विवेलेंट वेट अलग अलग, इसलिए इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट कंसेप्ट इज अ रिएक्शन स्पेसिफिक टर्म। लेकिन इस रिएक्शन के लिए ये भी 10 मोल रहेगा, इस रिएक्शन के लिए ये भी 10 मोल रहेगा। मोल कभी चेंज नहीं करता, लेकिन अलग अलग रिएक्शन के लिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट चेंज हो सकता है। जैसे वही H3PO4 का इक्विवेलेंट वेट आपको अलग अलग मिलेगा, यहां मिलेगा मॉलिक्यूलर वेट बाई 1, यहां मिलेगा मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। और अगर रिएक्शन दिया हुआ है H3PO4 प्लस NaOH फॉर्मिंग Na3PO4 प्लस ऑफ वाटर, तो पर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब क्या? 1 मोल से कितना H प्लस निकला? 1 मोल। फॉस्फोरस के साथ 3 थे, फॉस्फेट के साथ 0 है, तीनों रिप्लेस हो गया, n फैक्टर 3। समझ में आ रहा है? तो कौन? मान लो इस रिएक्शन में A का n फैक्टर आया 2, इस रिएक्शन में A का n फैक्टर आया 3। अलग अलग रिएक्शन में उसी A का n फैक्टर अलग अलग आ सकता है। तुम खुद सोच, अभी हम एक एग्जांपल दिए थे H2C2O4 वाला, ऑक्सैलिक एसिड वाला, वो रेडॉक्स में भी पार्टिसिपेट कर रहा था, नॉन रेडॉक्स में भी पार्टिसिपेट कर रहा था। क्या उन दोनों का n फैक्टर सेम आएगा? तो कंपाउंड तो वही है, n फैक्टर अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग आ सकता है ना। तो यहां अगर n फैक्टर 2 है तो 20 इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाई n फैक्टर, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, यहां 20 इक्विवेलेंट और यहां पर 30 इक्विवेलेंट। क्लियर? So n factor of any non-redox acid is the number of replaceable H plus ion per mole of the acid या per stoichiometric coefficient of the acid taken. Clear? अब ध्यान देना, अगर सवाल में सीधे पूछा कि बता इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, रिएक्शन दिया नहीं है, रिएक्शन नहीं दिया है, तो हम ये मानकर चलेंगे कि इसका जितना एसिडिक H है सब निकल गया, तब n फैक्टर, तब इक्विवेलेंट वेट।
समझ में आ रहा है ना? रिएक्शन दे दिया तो रिएक्शन देख के हम चेक करेंगे कि कितना H प्लस निकला, उसके अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट वेट या इनफैक्टर। सीधे बोला अरे इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 बताओ, तो हम ये मानकर चलेंगे कि इसका जितना एसिडिक H है, जितना H प्लस ये मैक्सिमम दे सकता है, वही उसका एन फैक्टर है। एन फैक्टर इसका कितना 2H दे सकता है, बोलेंगे मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। सवाल पूछा H3PO4 का बता, एन फैक्टर कितना 3, मॉलिक्यूलर वेट बाई 3। एसिटिक एसिड का पूछा CH3COOH 4। एसिटिक एसिड कितना H प्लस देता है? अरे क्या ये भी H प्लस के रूप में बाहर निकलेगा क्या? नहीं, एन फैक्टर 1, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1। साइट्रिक एसिड 3 COOH होता है साइट्रिक एसिड में, स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक में पढ़ाया जाएगा। साइट्रिक एसिड में 3 COOH होते हैं, और 3 COOH बने, हर COOH से एक H प्लस निकलेगा, टोटल 3 निकल सकता, मॉलिक्यूलर वेट बाई 3। H3PO3 कैसा एसिड है? डाई बेसिक, मॉलिक्यूलर वेट बाई H3PO2 मोनोबेसिक एसिड होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ये पता है कि नहीं है ना? अकॉर्डिंगली एन फैक्टर हम लोग लिख देते हैं। एन फैक्टर ऑफ नॉन रेडॉक्स बेसेस n factor of non-redox bases is always equal to the total number of replaceable. N factor of non-redox bases n factor of non-redox bases is equal to the total number of replaceable OH minus ion per stoichiometric coefficient. ये भी पर मोल, पर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब पर मोल। जैसे मान लो रिएक्शन नहीं दिया हुआ है, NaOH एक ही OH है, CaOH का होल ट्वाइस, 2 OH है, दोनों निकल गया मान लें। AlOH का होल थ्राइस, सीधे 3 मान लें। लेकिन अगर रिएक्शन दिया हुआ है, AlOH का होल थ्राइस HCl के साथ रिएक्ट किया, बनाया AlOH का होल 2Cl प्लस वाटर, एल्युमिनियम के साथ 3 OH था, 2 OH हो गया। समझ आ रहा है? एक निकला OH माइनस, एन फैक्टर 1। और इसी चीज को बोला जाता है एसिडिटी ऑफ द बेस, और उसको बोलते थे बेसिसिटी ऑफ द एसिड। ये होता है एसिडिटी ऑफ द बेस। एक OH माइनस दिया मोनो एसिडिक, 2 OH माइनस दिया डाई एसिडिक, 3 OH माइनस दिया ट्राई एसिडिक। वैसे एसिड ने 1 H प्लस दिया मोनोबेसिक, 2 H प्लस दिया डाई बेसिक। क्लियर? AlOH होल थ्राइस प्लस HCl, ये बनाया AlOH Cl2 प्लस वाटर। 3 थे, 1 बच गए, 2 रिप्लेस हो गया। और अगर AlOH का होल थ्राइस प्लस HCl दे दिया, AlCl3 प्लस वाटर। 3 थे, तीनों रिप्लेस हो गए। यहां पर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हर जगह सेम है, लेकिन उस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का यहां पर इक्विवेलेंट वेट आएगा मॉलिक्यूलर वेट बाई 1, यहां आएगा मॉलिक्यूलर वेट बाई 2, और यहां आएगा मॉलिक्यूलर वेट बाई 3।
अब एक मेथड देखो एन फैक्टर निकालने का, वेरी सिंपल। एन फैक्टर बाय अ बैलेंस्ड रिएक्शन। हम दोबारा, इसलिए हम इसको रब नहीं किए थे। यहां पर क्या कह रहा है, नंबर ऑफ रिप्लेसिबल H प्लस आयन देख ले, जितना भी है उसको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से क्या कर दे, डिवाइड कर दे। ये रिएक्शन बैलेंस था, बिल्कुल बैलेंस्ड है। अब ध्यान देना, नंबर ऑफ रिप्लेसिबल H प्लस कितना मेरे को दिखा इस रिएक्शन में, 2। अब वही 2 को पकड़ लो, 2/1 इसका एन फैक्टर, 2/2 इसका एन फैक्टर। अब वो 2 को पकड़ो और हर जगह सबके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। यहां पर एन फैक्टर 2/1, यहां एन फैक्टर 2/2, सबका एन फैक्टर निकल गया। इस रिएक्शन में इसका एन फैक्टर 2 है, इसका एन फैक्टर 1 है, इसका एन फैक्टर 2 है, इसका एन फैक्टर 1 है। यहां पर पहले बैलेंस कर, NH2PO तो बैलेंस ही है। कितने H प्लस रिप्लेस होते हुए नजर आए आपको, 1 को पकड़ लो, सबका कोफिशिएंट को डिवाइड कर दो, 1/1 या हर एक का एन फैक्टर 1 है। देख ऑटोमेटिकली NaOH का भी एन फैक्टर 1 आ रहा, डेफिनेशन के अनुसार भी 1 ही आएगा कि नहीं आएगा सर? बैलेंस कर, Na2 2 NaOH, 3 और 2 5, 1 यहां पर तो 4 यहां पर। कितने H प्लस आपको रिप्लेस होते हुए नजर आए थे, 2, 2/1, 2/2, 2/1, 2/2, सबका एन फैक्टर। मैंने एसिड बेस रिएक्शन में, एसिड बेस रिएक्शन को बैलेंस कर ले, या तो बेस का नंबर ऑफ रिप्लेसिबल OH माइनस देख लो, उसी को पकड़ लो, या एसिड का H प्लस रिप्लेसिबल देख लो, उसी को पकड़ लो, सबके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करो। मान लो हम इस रिएक्शन में बेस को देखते, बैलेंस है ना बेटा, हमको यहां से कितना OH माइनस रिप्लेस होता हुआ नजर आया, 2, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 है, 2 OH माइनस रिप्लेस होता हुआ नजर आया। 2/2 कर दिए, 1, 2/1, 2/1, 2/2। समझ में आ रहा है? अगला देख, यहां लगाएंगे 3, यहां पर हो गया 3 और 3 6, 3। कितना H प्लस नजर आया रिप्लेस होता हुआ, 3, या तो 3 पकड़ के सबका कोफिशिएंट को डिवाइड कर दे, या OH माइनस कितना रिप्लेस होता हुआ नजर आया, चूंकि कोफिशिएंट 3 है तो 3 ना, एन फैक्टर 3/3, एन फैक्टर 3/1, एन फैक्टर 3/2, सबका एन फैक्टर। सेम इसी तरीके से यहां आ जाओ, ध्यान देना, HCl है, कोई भी देख के बता देगा कि एन फैक्टर 1 होता है HCl का, हर जगह है ही, लेकिन हम तरीका थोड़ा दूसरा अपना है। क्या किए, बैलेंस किए। ये तो पहला ऑलरेडी बैलेंस्ड है। कितना OH रिप्लेस होता हुआ नजर आया, 1। अब 1 को पकड़ लिए, एन फैक्टर 1/1, 1/1, 1/1। अभी थोड़ा देर के बाद हम बताएंगे एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट। ये सॉल्ट बेटा, जो डेफिनेशन बताएंगे उसके अकॉर्डिंग भी इसका एन फैक्टर 1 ही आएगा। बैलेंस कर, 2Cl H2O हो गया। कितने OH माइनस रिप्लेस होते हुए नजर आए, 2, 2/1, 2/2, 2/1। क्लियर? वाटर बैलेंस है कि नहीं? 3 और 2 5, 1 2। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं? ये तरीका हम लोग हर एक का एन फैक्टर क्यों निकाल रहे हैं? देख, इसका एन फैक्टर कितना है, 2, इसका एन फैक्टर कितना है, 1, इसका एन फैक्टर भी 2, इसका एन फैक्टर कितना है, 1। तुम बोलोगे सर 1 मोल 2 मोल के साथ रिएक्ट करता है, 1 मोल 2 मोल के साथ रिएक्ट करके 1 मोल और 2 मोल वाटर बनाता है। हमें पता है कि मोल मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर इज द इक्विवेलेंट। हम तुरंत बोलेंगे कि 2 इक्विवेलेंट के साथ रिएक्ट करके 2 इक्विवेलेंट और 2 इक्विवेलेंट बनाता है। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे पकड़ोगे चीजों, अगले क्लास में और ज्यादा ठीक लगने लगेगा। आज किसे ठीक नहीं लग रहा है? ठीक लगना, अंदर से ठीक नहीं लग रहा है। 3Cl
3 लगा दिए, 3 और 3 6, 3 वाटर। टोटल है OH माइनस रिप्लेस कितना हुआ 3, 3/3, 3/1, इसका इन्वर्टर 3, इसका इन्वर्टर 1, इसका इन्वर्टर 3। एसिड बेस रिएक्शन दिख गया ना, उसे बस बैलेंस कर लो। जितना आपको दिखे OH माइनस रिप्लेस होता हुआ उसे पकड़ के सबका कोफिशिएंट को डिवाइड कर दो, या जितना आपको H प्लस दिखा रिप्लेस होते हुए उसको पकड़ के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए, सबका एन फैक्टर निकल जाएगा। रिएक्शन नहीं दिया हुआ है तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि उसके जितने एसिडिक H है सारे के सारे निकल गए, है कि नहीं। आगे लिखिए, एन फैक्टर ऑफ नॉन रेडॉक्स सॉल्ट्स, एन फैक्टर ऑफ नॉन रेडॉक्स सॉल्ट, एन फैक्टर ऑफ नॉन रेडॉक्स सॉल्ट्स it is always equal to the total positive charge replaced displaced नहीं displaced, it is the total positive charge displaced from the salt per stoichiometric coefficient, from the salt per stoichiometric coefficient, total positive charge displaced per stoichiometric coefficient। अब ध्यान रखना, जिस रिएक्शन में सॉल्ट बना हुआ है नॉन रेडॉक्स है, तो चाहो तो तुम सॉल्ट का टोटल पॉजिटिव चार्ज डिस्प्लेस्ड निकालो और उसी को पकड़ लो, डिवाइड करते चले जाओ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से। समझ में आ रहा है? ठीक है। जैसे मान लो तुमसे बोले NaCl ब्रेक कर गया Na प्लस और Cl माइनस में, तो इस NaCl से कितना पॉजिटिव चार्ज डिस्प्लेस हुआ दूसरे जगह? ये तो दूसरे जगह चला गया ना, ऐसे अगर लिख दिया मैंने Na प्लस तो दूसरे जगह चला गया, तो यहां से कितना पॉजिटिव चार्ज टोटल दूसरे जगह गया? एक पॉजिटिव, बैलेंस्ड है, एन फैक्टर 1, AlCl3, Al प्लस 3, 3Cl माइनस, यहां से कितना पॉजिटिव चार्ज दूसरे जगह चला गया? 3, एन फैक्टर 3, Na2SO4। देखो हम इसको दूसरे भाषा में भी आपको लिखा सकते थे, कह रहे सी द टोटल पॉजिटिव चार्ज, दैट इज एन फैक्टर। यही काम करने लगोगे तो गड़बड़ा जाओगे आगे, जो हम रिएक्शन लिखने वाले हैं। कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है बुक में कि एन फैक्टर ऑफ द सॉल्ट टोटल पॉजिटिव चार्ज एन फैक्टर होता, इट इज एक्चुअली द टोटल पॉजिटिव चार्ज विच इज डिस्प्लेस्ड इन अ रिएक्शन। समझ में आ रहा है? पर स्टोइकोमेट्रिक, ये 2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस, यहां से कितना पॉजिटिव चार्ज टोटल डिस्प्लेस हो गया? 2 पॉजिटिव चार्ज डिस्प्लेस हुआ, एन फैक्टर 2। अब देख हम तुमको रिएक्शन लिख के बता रहे। K4FeCN6 प्लस ZnCl2, K2Zn FeCN का होल 6 प्लस 2KCl, K4FeCN का 6 प्लस ZnCl2 forms Zn2FeCN6 प्लस KCl, CuSO4 प्लस K4FeCN6 Cu2FeCN6 प्लस K2SO4, FeCl3 प्लस K4FeCN6 Fe4FeCN6 प्लस KCl, FeCl3 K4FeCN6
KFe FeCN6 प्लस KCl। अब मान लो मुझे चाहिए सबका n फैक्टर, सबका, तो यहां टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज काम में नहीं आएगा। यहां तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग मेरे को इक्विवेलेंट वेट बताना है। K4 FeCN6 हर जगह सेम नजर आ रहा है ऊपर से नीचे तक, तो क्या हर जगह उसका n फैक्टर सेम है +4? टोटल पॉजिटिव चार्ज तो +4 है, तो क्या हर जगह +4? नो, नेवर। समझ में आ रहा है तरीका करने का? बैलेंस कर पहले, बैलेंस। 4 पोटेशियम, 2 पोटेशियम, जिंक एक, तो यहीं पे लगाएंगे 2 Cl, बाकी Zn, सब बैलेंस हो गया। अब हम देखेंगे कि मान लेते हैं इसको पकड़े, इसका कितना पॉजिटिव चार्ज डिस्प्लेस हुआ है। सबको नजर आ रहा है कि इस ब्रैकेट के साथ 4 पॉजिटिव था, उस ब्रैकेट के साथ अब 2 पॉजिटिव ही बच गया। तब इसका नहीं बोल रहे, इसके कितने पॉजिटिव डिस्प्लेस हुए। समझ में आ रहा? अब वो 2 को पकड़ ले, अब वो 2 को छोड़ना नहीं है। या तो इसको देख के देख कि पॉजिटिव चार्ज कितना डिस्प्लेस हुआ, या तो इसको देख कि इसका कितना पॉजिटिव चार्ज डिस्प्लेस हुआ। इसका तो जिंक अलग हो गया, Cl2 अलग हो गया, तो इसका भी तो 2 ही बोलोगे। अगर मुझे इसका देखने का इच्छा किया, इमेजिन बैकवर्ड रिएक्शन, प्रोडक्ट देख के भी n फैक्टर बताया जा सकता है, बस तुम बैकवर्ड डायरेक्शन इमेजिन कर लेना कि अगर ये यहां से यहां जा रहा है तो इसके कितने पॉजिटिव चार्ज डिस्प्लेस हुए। समझ में आ रहा है ना? तो इसमें से तो खाली एक जिंक 2+ ही तो अलग निकला, +2 ही तो डिस्प्लेस हुआ है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो 2 को पकड़ लो कहीं भी, n फैक्टर 2/1, n फैक्टर 2/1, n फैक्टर 2/1, and here will be 2/2, 1 n फैक्टर। हाँ सर, इस कंपाउंड का सर। हाँ, कौन सा इस माने इस उस मत कर, पहला दूसरा, पहला पहले कंपाउंड में दोनों प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में तो अलग-अलग सर चार्ज डिस्प्लेस होगा। दोनों प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में अलग-अलग चार्ज डिस्प्लेस का मतलब अलग अमाउंट का चार्ज होगा। कैसे जरा बताना। K4 से K2 हुआ था, K4 से K2 हाँ +2 चार्ज से डिस्प्लेस हुआ। हाँ, सर यहाँ पर +2 चार्ज कितना ज्यादा, दोनों जगह पर सेम ही चार्ज। हम तो इसका कटायन और अनायन पकड़े हुए हैं, ठीक। अब ये अनायन कहाँ गया? यहाँ गया। यहां पर अगर ये भी पोटेशियम नहीं होता ना तो बोलते चारों पोटेशियम हट गया यहां से, 4 पॉजिटिव पकड़े थे। यहां मेरे को 2 पोटेशियम दिख गया तो बोले 2 पॉजिटिव। तो अनायन को पकड़ के चलना, ये लेकिन यहां से यहां चले गए। K4 FeCN6 का निकाल रहे हो ना, तो K4 FeCN6 से कितना पॉजिटिव हटा है तो देखना बाकी कहां है। FeCN6 को देखेंगे ना साथ में, हम इसको क्यों देखेंगे? अगला करो, बैलेंस Zn2 2 जो है ऊपर, हाँ KCl इक्वल, कहां पे 4 है? यहां देख रहा कि यहां देख रहा? यहां देख रहा, हाँ। अब फिर कहां देख रहा? अरे इसी का इनफैक्टर निकालने का इच्छा कर रहा ना तेरा, तो इसी वजह से अगर हम यहां पे बोले कि ये इधर से इधर गया तो Cl मेरे को अकेला नजर आया बिना पोटेशियम के साथ, तो बैकवर्ड में इसका कितना पॉजिटिव चार्ज डिस्प्लेस हुआ है? 2 KCl का 2K प्लस 2/2 1। यहां कर जिंक 2 था, 4 पोटेशियम, कहां पोटेशियम? यहीं पे, तो इसका 4 ही आएगा, बाकी बैलेंस्ड है कि नहीं? अब हम इसका देखें कितने पॉजिटिव चार्ज डिस्प्लेस हुए, कितने पॉजिटिव चार्ज डिस्प्लेस हो गए। इसके चारों पोटेशियम हट चुके हैं यहां पर, 4 n फैक्टर 4/1, n फैक्टर 4/2,
n फैक्टर 4/1, n फैक्टर 4/4। एक बार पॉजिटिव चार्ज डिस्प्लेस पकड़ में आ गया, वही को कोफिशिएंट से डिवाइड करते चले जाना। समझ में आ रहा है? अगला बैलेंस 2 कॉपर 2 K2 2 K2 बैलेंस हो गया, बड़ा जल्दी हो गया। हो गया पक्का? ठीक है, यहीं पे देख लिए सल्फेट अकेला रह गया बेचारा बिना कॉपर का। टोटल कितना पॉजिटिव डिस्प्लेस हुआ? 4, 4/2, 4/1, 4/1 एंड 4/2। अगला करो। अरे ये रिएक्शन थोड़ा सा हम गलत दे दिए, यहां होल थ्राइस है। बता बैलेंस कर इसे। ये Fe6 होल थ्राइस दिख रहा था, यार थ्राइस लगाना ही पड़ेगा, होल थ्राइस आएगा। 4 आयरन, इधर 4 FeCl3, 12 Cl और 12 पोटेशियम, 12 KCl। किसी को भी देख के हम कोई एक नंबर टोटल पॉजिटिव चार्ज डिस्प्लेस्ड पकड़ सकते हैं। जैसे मान लो इसको देखे तो Cl मेरे को पोटेशियम के साथ नजर आ रहा है, मतलब यहां से सारे Fe डिस्प्लेस हो गए। यहां Fe जो था +3 पे था। टोटल कितना चार्ज डिस्प्लेस हुआ? 12, 4 × +3 12, 12/4, 12/3, 12/1 और 12/12। मान लो मेरा इच्छा करता कि इसको देख के आंसर निकाला जाए। बैकवर्ड इमेजिन करते। अब ये Fe6 आयरन के साथ तो नहीं दिख रहा, मतलब यार यहां से इसके चारों आयरन डिस्प्लेस हो गए। आयरन का स्टेट क्या था? +3। टोटल 12 चार्ज इसका डिस्प्लेस हुआ, 12/1। समझ में आ रहा कैसे कर? क्लियर है? अगला बैलेंस 3 KCl हो गया क्या बैलेंस? तो 3 और 1 4, 3 Cl आयरन Fe। हाँ ठीक है। तो FeCl3 का Cl पोटेशियम के साथ 3, n फैक्टर 3/1, 3/1, n फैक्टर 3/1, n फैक्टर 3/3। ठीक है, चलो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।